कैसे हो दोस्तों। आज काफी दिन बाद एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हुए हैं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है कमरा नंबर 309 और जिसे लिखा है अंकुर कुबावत रुद्रांश ने। कमरा नंबर 309। अगर रात में हॉरर कहानियां पढ़ने का शौक है तो ये वादा है मेरा कि ये कहानी पढ़ने के बाद दिन में भी हॉरर कहानी पढ़ने से आपको डर लगेगा। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन जिसका नाम था निरंजनपुर। ठंडी हवाओं से घिरी हुई वीरानी, दिन के उजाले में भी अजीब सा सन्नाटा और पहाड़ियों के बीच लहराते पुराने बंगलों की खामोशियां इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती थी। ठीक शहर के बाहरी किनारे पर एक विशाल पुरानी इमारत खड़ी थी जिसका नाम था होटल सिवांता हेरिटेज। ये इमारत पहले एक मानसिक अस्पताल हुआ करती थी जिसे अब एक लग्जरी बुटीक होटल में बदल दिया गया था। लेकिन इस पूरे होटल में एक कमरा आज भी अछूता था। कमरा नंबर 309। तीसरी मंजिल के आखिरी छोर पर बना वो कमरा 60 साल से बंद था और कहा जाता था कि वहां से रात 3:09 पर किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है रोज। रिया मल्होत्रा जो 26 साल की फ्रीलांस फोटोग्राफर थी वो अपने कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने निरंजनपुर पहुंचती है। वो जीवन में पहली बार अकेलेपन से डर रही थी। उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और वो अपने मन को शांत करने पहाड़ों में आई थी। अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर वो अपना दर्द भूलना चाहती थी। उनके ग्रुप में था राहुल जो रिया का पुराना कॉलेज फ्रेंड था जो उसे चुपके से उसे पसंद भी करता था। माही जो उसकी बचपन की सहेली थी। बेहद बातूनी और बिंदास लड़की थी माही। वेद जो एक मिस्ट्री लवर था जिसे पुरानी इमारतों का जुनून था। उसे रहस्यमयी जगहों पर जाने में एक रोमांच प्राप्त होता था। निशा जो माही की कजिन थी और वो पहली बार पहाड़ों में आई थी। रिया को मिलाकर कुल 5 लोग निरंजनपुर पहुंच गए थे। पर उन 5 को ये पता नहीं था कि उनका ये सफर उनको जिंदगी भर याद रहने वाला है। होटल के दरबान ने उन्हें घुसते ही चेतावनी दी थी कि तीसरी मंजिल पे मत जाना और खासकर कमरा नंबर 309 का दरवाजा तो देखना भी मत। उस कमरे में कोई नहीं जाता और जो गया वो बचा नहीं। पर कहते हैं ना, इंसान को जिस चीज के लिए मना किया जाए वो उस तरफ ही ज्यादा आकर्षित होता है। ऐसा ही कुछ इन 5 के साथ भी था। दरबान ने मना किया था इसलिए कमरा नंबर 309 को देखने का काफी मन था। उन सब ने ये बात हल्के में ली लेकिन वेद ने उस बात को नोट किया। दरबान की चेतावनी को वेद ने थोड़ा सीरियस ले लिया था। उनकी पहली रात होटल में काफी हंसी मजाक में बीती। माही और निशा बालकनी में सेल्फी ले रही थी। राहुल और रिया चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार ठक 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 की आवाज आई। सब चौंक गए। लगता है कोई गेस्ट देर से आया है, माही ने कहा। नहीं, वो आवाज ऊपर से आई थी, वेद ने खिड़की से झांकते हुए कहा। फिर होटल की लाइट झपकने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बिजली गिरने से पहले होती है। लेकिन बाहर साफ मौसम था। मौसम को देखकर वेद ने धीरे से कहा, क्या हम ऊपर चलें तीसरी मंजिल देखने? मजा आएगा यार, ये रोमांचक होगा। रिया ने साफ इनकार कर किया। राहुल ने भी मना किया लेकिन वेद और माही को मजाक सूझा। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी डरावनी सीरीज जैसी फील लेनी है यार। चलो ना, कमरा नंबर 309 का दरवाजा देखकर आते हैं। माही ने भी कहा, इस 21वीं सदी में भूत प्रेत कुछ नहीं होता है यार। जरूर ये होटल वाले कुछ गड़बड़ वाला काम कर रहे होंगे इसलिए हमें मना किया उस कमरे में जाने से। चलो एक बार दिल की तसल्ली के लिए ही सही चलते हैं। राहुल और रिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं फिर मान जाते हैं। निशा को भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब 5 तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरी मंजिल तक का रास्ता अजीब था। दीवारों पर फफूंद लगी थी, बल्ब झपक रहे थे और अजीब सी मोहक गंध चारों तरफ फैली थी जैसे किसी ने अभी अभी चंदन और रक्त का मिश्रण जलाया हो। सब लोग कमरा नंबर 309 के सामने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस कमरे के दरवाजे पर जंग लगा था पर ताला नया था। लेकिन जैसे ही वेद ने उस ताले पर हाथ रखा दरवाजा खुद ब खुद कट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल, सड़न और अंधेरा था। सब अंदर प्रवेश कर गए थे।
अचानक से कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा उभर आया। 3:09 पर वह आएगी और तुम सबको ले जाएगी। ये पढ़ते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक माही की चीख निकल गई। उसने आईने में एक लड़की को खड़ा देखा, सफेद झाड़ सा लिबास, उलझे बाल और आंखों में सिर्फ काले गड्ढे। रिया और राहुल भागे पर कोई फायदा नहीं था। दरवाजा बंद हो चुका था। राहुल ने जैसे तैसे करके दरवाजा खोला। माही, रिया, निशा और राहुल बाहर निकल गए पर वेद कमरे के अंदर ही कहीं खो गया। वेद अंदर है, हमें उसे बचाना होगा, रिया विचलित होते हुए कहती है। रिया, पागल मत बनो, अगर दोबारा अंदर गए तो पता नहीं क्या हो जाए। सुबह होटल वालों को कहकर इस कमरे को खुलवा देंगे, अभी चलो। देखो, निशा और माही डर रही है, राहुल ने रिया को समझाया। रिया को राहुल की बात माननी पड़ी। सब लोग अब वापस अपने कमरे में आ गए बगैर वेद के। अगली सुबह वेद का कोई अतापता नहीं था। कमरा नंबर 309 फिर से बंद मिला और दरवाजे पर अब लिखा था, दूसरा कौन है जो आना चाहता है। सुबह की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी, लेकिन होटल सिवांता हेरिटेज के भीतर अंधेरा अभी भी बना हुआ था। रिया की आंख खुलते ही वो घबराई हुई उठी। वेद कहाँ है? रिया हड़बड़ाहट के साथ बोली। राहुल, माही और निशा तीनों चुप थे। माही की आंखों में डर था, गला सूखा हुआ और चेहरे पर रात भर की नींद रहित दहशत। हम चारों भागकर नीचे आए थे, लेकिन वेद, वो हमारे पीछे नहीं आया, माही ने कांपते हुए कहा। रिया को रात की पूरी घटना याद आ गई थी। निशा रोने लगी और बोली, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। रिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, पुलिस बुलाओ। राहुल और तीनों लड़कियां रिसेप्शन पर जाकर पूरी घटना बताती है, पर होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी ठंडी आवाज में जवाब दिया, पुलिस यहाँ नहीं आती, मैडम। और जिसने कमरा नंबर 309 में कदम रखा वो पुलिस से नहीं, अपने कर्मों से लड़ता है। बहुत समझाने के बाद भी रिसेप्शनिस्ट नहीं माना। रिया ने फैसला कर लिया था कि वो वेद को ढूंढ कर रहेगी। उसी रात रिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। हर कोना उसे घूरता लग रहा था। दीवारें धीमे धीमे कुछ फुसफुसाती सी प्रतीत हो रही थी। तभी ठक ठक ठक, फिर वही आवाज आई। रिया ने धीरे से खिड़की के पर्दे हटाए। तीसरी मंजिल के छोर पर कमरा नंबर 309 खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, सफेद लिबास में। बहुत लंबा शरीर लगभग हवा में तैरता हुआ, आंखें काली और होठों पर एक अजीब सी हंसी। वो किसी को कंधे पर उठाए हुए था और वो था वेद। लेकिन वेद का चेहरा सीधा नहीं था। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी और आंखें पूरी सफेदी में ढकी हुई थी। अब उस शख्स ने वेद के शव को कमरे के अंदर फेंका और दरवाजा धड़ाक से बंद हो गया। रिया चीख उठी और बेहोश हो गई। राहुल, माही और निशा की नींद भी खुल गई। अगले दिन सुबह जब रिया को होश आया तो रात का दृश्य याद करते हुए वो वेद का नाम लेकर रोने लगी थी, पर तभी एक वेटर आकर रिया को बोला कि रिसेप्शनिस्ट चौबे ने उसे बात करने बुलाया है। चौबे उम्र में 55 साल का था, इसलिए वहां होटल में रुकने आए सभी लोग उसको अंकल कहते थे। रिया के साथ राहुल, माही और निशा भी चौबे के पास पहुंच गए। कमरा नंबर 309 का सच जानना चाहती हो? चौबे ने रिया से पूछा। रिया ने सिर हिलाया। वो कमरा कभी अस्पताल के एक डिपार्टमेंट का हिस्सा था जहां इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी जाती थी। लेकिन 1962 में वहां एक लड़की को लाया गया जिसका नाम था वृंदा। उसने कहा था कि वो इंसान नहीं है और वो लोगों को सिर्फ अपने पास बुलाकर वो बनाती है, चौबे कहता है। वो रिया ने चौंक कर पूछा। वो जो इस दुनिया में नहीं रहते लेकिन इंसानों की खाल में जीते हैं। वृंदा ने कमरे में बंद 7 लोगों को अपने अंदर मिला लिया था और जब डॉक्टर ने उसे रोकना चाहा तो उसने अपनी जीभ से उसकी आंखें निकाल दी थी, चौबे कांपती आवाज में बोला। चौबे की बात सुनकर रिया को उल्टी जैसा महसूस हुआ। तब से हर 5 साल में कोई न कोई उस कमरे में खो जाता है। कमरा नंबर 309 एक चेतावनी है, चौबे ने कहा। चौबे की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
अब रिया ने सबको समझाया कि अब और रुकना ठीक नहीं, लेकिन होटल से बाहर जाने का रास्ता जैसे गायब हो चुका था। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, फोन की स्क्रीन ब्लैंक हो रही थी और फिर कमरे की दीवार पर खून से लिखा मिला, 3:09 पर अब तेरी बारी। राहुल ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, हम निकल सकते हैं, मैं हूं न साथ। लेकिन दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया। कमरे की लाइट बंद हुई और बालकनी से एक काली साया कूदकर सीधे कमरे के बीचों बीच आई। उसका चेहरा नहीं था, बस एक गहरा गड्ढा, और गड्ढे से निकल रही थी किसी लड़की की दर्द-भरी सिसकी। तू मुझ में शामिल हो जा या उन्हें देख जिन्हें तूने खो दिया, वो साया बड़बड़ाया। रिया ने देखा माही, निशा और राहुल तीनों दीवार में चिपके हुए थे। उनकी आंखें खुली थी लेकिन वो अब जीवित नहीं थे। वे तीनों फड़फड़ा रहे थे जैसे किसी अदृश्य मकड़ी के जाले में फंसे हों। रिया चीख उठी पर अब ये डरने का वक्त नहीं था। रिया ने साहस दिखाया। उसने कमरे में बिखरी कुछ राख उठाई जो चौबे अंकल ने उसे दी थी जब वो उसको कमरा नंबर 309 की पूरी कहानी सुना रहे थे। चौबे अंकल ने कहा था कि ये उसी लड़की वृंदा के बाल हैं। इन्हें जलाने से उसकी आत्मा शांत हो सकती है। रिया ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मोबाइल की फ्लैशलाइट से आग लगाई। राख से धुआं उठा और वृंदा की आत्मा चीखने लगी। लेकिन कमरा खुद को बंद करने लगा, फर्श कांपने लगा और अचानक कमरा गहराई में गिरने लगा, जैसे रिया किसी अंधे शून्य में जा रही हो। तभी एक हाथ ने रिया को पकड़ लिया। वो वेद का हाथ था, लेकिन उसका चेहरा अब भयंकर रूप में बदल चुका था। उसकी जीभ लंबी हो चुकी थी और वो कह रहा था, अब तू मेरा हिस्सा है। रिया। रिया अब रिया नहीं रही। वेद की आत्मा के शब्द अब भी रिया के कानों में गूंज रहे थे, अब तू मेरा हिस्सा है। रिया। अंधेरे में घिरती हुई रिया की चेतना धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। फर्श जैसे पिघल रहा था, दीवारें सांस ले रही थी। हर कोना उसकी हड्डियों में उतरकर उसे निगलने को आतुर था। वो जोर से चीखी, कोई है, कोई ए। पर जवाब में आई सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट, तू अब सिर्फ तू नहीं रही। रिया अब एक दूसरी जगह पर थी। कमरे की दीवारें अब अस्पताल की थी। उसके सामने एक ऑपरेशन टेबल थी और उस पर बंधी थी वो खुद। वृंदा एक सफेद लिबास में, बालों से चेहरा छिपाए, वहीं खड़ी थी। उसके हाथों में था लोहे का नुकीला औजार और वो अपने होठों को चबा रही थी जिससे होठों से खून बह रहा था। तू भी मेरी तरह अकेली है रिया। मुझ में आ जाया, देख कैसे मैं तुझे तेरे अंदर से मिटा देती हूँ। वृंदा भयानक आवाज में बड़बड़ाती है। रिया ने जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं तुझ में नहीं समाऊंगी। तभी उसके सिर के भीतर गूंजा, तेरे अपने तो तुझ में समा चुके हैं। और तभी रिया ने देखा वेद, माही, निशा और राहुल उसके चारों ओर खड़े हैं। उनकी आंखों से खून बह रहा है, मुंह खुले हैं और वे कह रहे हैं, रिया हमारे साथ आजा, बहुत अच्छा लगता है। मरने के बाद रिया कैसे भी करके भागी, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही वह एक ऐसे कॉरिडोर में पहुंच गई जहां दीवारों पर लोग उल्टे लटके हुए थे। कुछ के हाथ कटे थे, कुछ की गर्दनें झुकी थी और सभी की आंखें खुलकर एक ही दिशा में देख रही थी, कमरा नंबर 309 के दरवाजे की तरफ। वहां एक लड़की अपने ही बालों से फांसी पर लटकी हुई थी और उसकी आंखें चमक रही थी। रिया जैसे जैसे करीब जाती, उसकी सांसें घुटती जाती। अचानक उस लड़की ने आंखें झपकाई और फांसी का फंदा अपने आप टूट गया। लड़की जमीन पर गिरी और घुटनों के बल रेंगती हुई रिया की ओर बढ़ने लगी। वो गा रही थी, 3-0-9, अब तू भी ले मेरी सौगंध। रिया कांपती हुई पीछे हटने लगी, पर तभी एक दरवाजा खुला, कमरा नंबर 309 का ही दरवाजा, और रिया उसमें खींच ली गई। कमरा अब रिया से बात कर रहा था, न जुबान से, न शब्दों से, बल्कि उसके दिमाग में सीधा उतरकर। मुझे रचा गया था तंत्र से, खिलाया गया आत्माओं से, और अब तुझ में समा जाना है। रिया की आंखें अब काली हो रही थी, उसकी सांसें रुक रही थी और गले से निकल रही थी एक खरखराती चीख। पर तभी
वो खून की राख जो उसने पहले जलाई थी, उसी का एक टुकड़ा उसके कपड़ों में बचा हुआ था। रिया ने पूरी ताकत से वो राख कमरा नंबर 309 की जमीन पर फेंकी। फिर हुआ वो जो 7 सालों में कभी नहीं हुआ था। 309 का कमरा जलने लगा, दीवारें दरकने लगी, आईने फूटने लगे और वृंदा की आत्मा की खाल जैसे पिघलने लगी। उसकी चीखें पूरे होटल में गूंज उठी। नहीं, मुझे बंद नहीं किया जा सकता। मैंने चुराई हैं सांसें। मैं अमर हूं। पर राख की आग अब कमरे को लील रही थी। रिया ने देखा राहुल, माही, निशा तीनों के चेहरे अचानक शांत हो गए हैं। उनकी आत्माएं दीवारों से निकलकर एक सफेद रोशनी में बदल गई और वे कमरे के बीच बने शून्य में समा गई। कमरा नंबर 309 अब टूट रहा था। उसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो रहा था। लेकिन जैसे ही रिया बाहर निकलने लगी, कमरे ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तू बाहर गई तो मैं किसी और को ले आऊंगा। रिया रुकी और उसने अपनी जेब से एक पुराना रुद्राक्ष निकाला जो उसकी मां ने दिया था और उसे कमरे के अंदर फेंक दिया। उस रुद्राक्ष का उपयोग करने का मौका रिया को अब तक नहीं मिला था। कहते हैं जानबूझकर किसी आत्मा को छेड़ा जाए तो भगवान भी मदद नहीं करते। इसी तरह रिया और उसके दोस्त भी जानबूझकर गए थे कमरा नंबर 309 में, इसलिए रुद्राक्ष की ताकत काम नहीं आई थी। ले, अब तू इसी में बंद रह। रिया ने रुद्राक्ष कमरा नंबर 309 में फेंकते हुए कहा। कमरा कांप उठा और फिर धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। 309 हमेशा के लिए बंद। अगले दिन रिया नीचे रिसेप्शन पर आई। चौबे अंकल मुस्कुरा रहे थे। सब ठीक हो गया बिटिया। रिया चुप रही। वो बस बाहर देखती रही। लेकिन जैसे ही वो होटल से बाहर निकली, उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी। वो वहीं खड़ी थी, तीसरी मंजिल की खिड़की में, और उसकी आंखें अब पूरी काली थी। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा। ऐसी ही और कहानियां पढ़ने के लिए हमारे ऐप लफ्ज़ों की कहानी डाउनलोड करें।